Thank you, Comrade Matthew. We will try to stick to the timings so that maximum of the people could participate. And we will be naturally, each of us will be taking some issues so that most of the issues get covered. So there will be additions by other participants. So that will help in bringing everything on board. You mentioned about struggles of Jammu Kashmir, banks, electricity employees of Madhya Pradesh. Similar movement was held in UP and they had also won their battle. You talked about Singareni coal workers agitation and also mentioned about Kisan Andolan. Along with that, I make additions that Vishakhapatnam, the workers, the farmers, those who gave land, those who are still waiting for benefits, and the people at large, everybody, they all are together in trying to defend Vizag steel plant, which Modi government has decided to privatize. And not only that, they did not allow the entry of Niti Aayog Vice President Amitabh Kant, and they said we will not allow him to enter and come. Before that, we had an example how in Salem, those who wanted to come for bidding, they were not allowed by the workers. So it's not only strong agitations happening. Along with those agitations, there are efforts that if you will forcibly try to come and make the efforts of acquiring the land or making plan and all, we won't allow you to come here. So that kind of environment is getting generated in the country. In this background, we are already there in preparation for 23rd and 24th February strike. When the three laws were withdrawn, can I just, Comrade Amarjit, can I just request you, if you can speak in Hindi? I forgot to announce that शुरुआत में बोलने के लिए भूल गया. We will translate into, if you are comfortable in Hindi, please speak in Hindi, because yes, बाद में आपको 5 मिनट में हम लोग हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा. सबका भाषण ट्रांसलेट कर सकता है. तो देश में बहुत से आंदोलन हो रहे हैं. कुछ जिक्र किया मैथ्यू जी ने और कुछ मैंने उसमें एडिशन किया कि विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट की डिफेंस के लिए भी एजिटेशन मूवमेंट वहां चल रहा है. और डिफेंस के सेक्टर के लोग तो हड़ताल करने वाले थे, उसकी तैयारी कर लिए थे, स्ट्राइक के लिए बैलेट ले लिए थे. ईडीएस से आ गया और वो स्ट्राइक नहीं हो पाई. तो एजिटेशंस चारों तरफ हो रही हैं, जिसकी बैकग्राउंड में हम लोग 23-24 फरवरी को 2 दिन की हड़ताल का नारा दिया है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने उनके प्लेटफॉर्म ने. हम सभी जानते हैं कि 29 नवंबर को वापस लिए गए जो कृषि कानून थे, एग्रीकल्चर लॉज थे, वो लिए गए वापस. उसके बाद और उससे पहले भी हमारी किसान मोर्चा के साथ, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत हुई थी और हमने शुरू से ही, जब से ये एजिटेशन चल रहा था, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने अनकंडीशनल सपोर्ट किसान मोर्चा को दी थी. हर स्टेप के ऊपर उनकी हर नेशनल कॉल को रिस्पॉन्ड किया था और उस किसान मोर्चा की इस मूवमेंट को पैन इंडिया की शक्ल देने के लिए ट्रेड यूनियंस ने अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया था. तो नेचुरली हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि जो उनकी रेसिप्रोकल सपोर्ट आना चाहिए और नतीजे के तौर पे इस बार हमने उनसे कहा कि 2 दिन की हड़ताल का आप समर्थन करें. तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम समर्थन करेंगे. हमने आपकी 26 नवंबर की हड़ताल का समर्थन किया था, आपने हमारे 26 नवंबर ऑनवर्ड्स लगातार समर्थन किया है. उससे पहले भी हमने किया जब से ऑर्डिनेंसेस बने थे. तो उन्होंने कहा हम करेंगे. कल जो किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर उन्होंने अपना तो कॉल दिया कि 31 जनवरी को वो एक ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स नहीं उठाए जो सब कुछ इनको प्रॉमिस किए थे उन तीनों कानूनों को वापस लेने के साथ साथ कि ये स्टेप्स आपकी बाकी मांगों के लिए उठाए जाएंगे. कुछ नहीं उठाए. लेकिन उसके साथ साथ उस अनाउंसमेंट में 23 और 24 फरवरी की हड़ताल का समर्थन भी है. तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि इसका मतलब है जो हम आशा कर रहे थे कि ग्रामीण भारत में भी कामयाब हड़ताल हो, इंडस्ट्रियल एरियाज में भी हो, अर्बन एरियाज में भी हो, तो
उस हिसाब से कल की किसान मोर्चा की स्टेटमेंट बूस्ट देती है इस चीज को। हम लोगों की जॉइंट मीटिंग में कुछ कॉमन एजेंडा उठा था, कॉमन काज के लिए कॉमन एजेंडा उठा था कि फ्यूचर के अंदर एक दूसरे को तो हम सपोर्ट करेंगे, जो भी कॉल्स होंगी, आह्वान होगा, उसकी हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को जॉइंटली भी कभी कभी किसी कुछ प्रोग्राम, एक्शन प्रोग्राम्स लेने चाहिए। और उसमें आइडेंटिफाई किए गए थे कुछ इश्यूज, जैसे कॉरपोरेट्स के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के इशू के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, उन सारे इश्यूज को लेकर के। तो उसके साथ साथ फिर हमने ये कहा कि हमने आपके एग्री लॉज को की रिपील के नारे को पहले दिन से अपने चार्टर में डाल लिया, तो आप भी हमारे लेबर कोड्स के ऊपर बात करो। तो उन्होंने भी 4 लेबर कोड्स का विड्रॉल होना चाहिए, इसका चर्चा करना शुरू किया, और कल की उनकी स्टेटमेंट के अंदर वो भी मेंशन्ड है। अब हम लोग हड़ताल के शौकीन तो है नहीं, हड़ताल हमारा आखिरी हथियार होता है, लेकिन ये सरकार हमारे उस आखिरी हथियार को भी छीन लेना चाहती है। तो हम तो हड़ताल करके ही सरकार को बता सकते हैं कि तुम हमारे इस हथियार को छीन नहीं सकते हो। इसलिए सरकार की उस नीति का जवाब जो कोडिफिकेशन के जरिए से लेबर लॉज को वो चेंज कर रहे हैं, एंटी वर्कर्स लेबर लॉज बना रहे हैं, तो हड़ताल करके हम उनको जताना चाहते हैं कि तुम हमारे हड़ताल के अधिकार को छीन नहीं सकते हो। अदर देन बाकी सारी हमारी डिमांड्स तो हैं ही उस हड़ताल के वास्ते। अब हम अच्छे से जानते हैं कि गवर्नमेंट ने हर सेक्टर के निजीकरण को, कोई सा सेक्टर नहीं छोड़ा है, वो रेलवेज हो, कि वो डिफेंस हो, कि वो कोल हो, कि वो बॉक्साइट हो, कि वो एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, कॉपर हो, पेट्रोलियम का सेक्टर हो, हमारी एयरलाइंस हो, हमारे पोर्ट एंड डॉक हो, हमारे एयरपोर्ट्स हो, या रेलवे स्टेशन हो, एटॉमिक साइंस और स्पेस साइंस तक में निजीकरण का रास्ता ये लेके आए हैं। तो कोई सा भी सेक्टर नहीं छोड़ा है, इंक्लूडिंग टेलीकॉम सेक्टर। तो ये सारी चीजें हर सेक्टर को एजिटेट कर रही हैं, इसीलिए सेक्टर आफ्टर सेक्टर एजिटेशन का माहौल भी बन रहा है। तो सेक्टोरल एजिटेशंस भी उसके साथ साथ हो रही हैं। हम लोगों ने निर्णय लेने के बाद, प्लेटफॉर्म की तरफ से निर्णय लेने के बाद, इस स्ट्राइक का और उसकी डेट्स को डिसाइड करने के बाद, कन्वेंशन जो 11 नवंबर को हमने की थी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के प्लेटफॉर्म से, उस कन्वेंशन में डिसाइड किया था, और डेट्स हमने जाकर के बाद में 25 नवंबर को फाइनलाइज की, और फाइनल डेट्स, अल्टीमेट अनाउंसमेंट हमने 3 दिसंबर के बाद किया। तो हमने उसके बाद तैयारी के लिए पब्लिक सेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो यूनियंस है, उनकी हमने एक सेपरेट जूम मीटिंग ली, प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने, उनसे समझने के लिए कि वो कैसी तैयारी कर रहे हैं, और उनसे अपील करने के लिए कि इस हड़ताल को पहली हड़तालों से बहुत बड़ी हड़ताल और कामयाब हड़ताल बनाने के लिए सब जुटे। एक मीटिंग फिर हमने उससे अगले दिन रेलवेज और डिफेंस के जो फेडरेशंस हैं, जितनी भी एक्टिव हैं फील्ड के अंदर, उन रेलवेज और डिफेंस की फेडरेशंस के साथ हमने सेंट्रल ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म जो है उसने मीटिंग की, कि वो किस ढंग से सपोर्ट कर सकते हैं। डिफेंस के लोग हड़ताल पे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने जो बताया उसके ऊपर उन्होंने कैंपेन भी शुरू किया है कि वो उस दिन हर जगह के ऊपर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की स्पेसिस हैं, जगह हैं, वहां पर उस दिन बड़ी बड़ी मोबिलाइजेशंस करने वाले हैं। इसी तरीके से रेलवेज वालों ने कहा कि वो डिफरेंट फॉर्मेट्स के जरिए से उस दिन इस हड़ताल के समर्थन में मोबिलाइजेशन करेंगे। तो ये तैयारी भी हम लोगों ने की, ये मैं आप सब लोगों को आज की इस वेबिनार में बता रही हूँ, ताकि जो सेक्टर्स भी अभी मुस्तैद नहीं हुए हैं वो भी मुस्तैदी से आगे बढ़े। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की यूनियंस ने, उन्होंने 1 फरवरी
को अपना स्ट्राइक एक्शन का अनाउंस किया था कुछ दिन के बाद, लेकिन उनसे भी हमारा कहना था कि वो इस कंसिडरेशन में जाएं कि 23 और 24 को वो किस ढंग से इस स्ट्राइक एक्शन में विजिबल तरीके से अपना पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो आज कुछ साथी जो जुड़े हुए हैं वो इसमें बता पाएंगे। सरकार की पॉलिसीज निजीकरण की, डिसइन्वेस्टमेंट की जो चल रही थी, उसी में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जब आ गया तो समझो कि हमने इसको प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट कहना बंद कर दिया। हमने सीधे सीधे इसको सेल ऑफ द नेशन, दे आर सेलिंग आउट द नेशन, हमने कहना शुरू किया। तो नेशन की के नेचुरल रिसोर्सेज और नेशनल एसेट्स जितने हैं और नेशनल रिसोर्सेज जितने हैं, उन सब के सेल आउट के लिए अगर गवर्नमेंट निकली है तो वर्किंग क्लास की और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन दिस नहीं बनती कि हम हर तरीके से उसको डिफेंड करने के लिए मैदान में उतरे। तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का आना और जिस ढंग से गवर्नमेंट तेजी से मूव कर रही है, उस हिसाब से ही फिर हमें इसी बजट सेशन के अंदर हड़ताल के इन 2 दिनों को लेना पड़ा। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया है, पर उस चुनाव की प्रक्रिया के बावजूद भी उन राज्यों के अंदर इन एक्शंस को अंजाम दिया जाएगा, ये हमें उन राज्यों से बातचीत करके हमें जो समझ में आ रहा है, और हमारे जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के लीडर्स हैं उन स्टेट्स में मूव कर रहे हैं। लखनऊ में तो कन्वेंशन भी ज्वाइंट हो गया, जहां मिशन यूपी को सपोर्ट करते हुए सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने, जो मिशन यूपी किसानों ने घोषित किया था, तो ट्रेड यूनियंस ने कहा कि हाँ, उस मिशन यूपी में हम ट्रेड यूनियंस शामिल हैं, तो वो भी वहां पर बातचीत की गई। पर आप इंटरेस्टिंगली देखिए कि एयर इंडिया का टिपिकल एग्जाम्पल है, जिसको 16,000 करोड़ में बेचा गया। मैं ये नहीं कहूंगी सस्ते में बेचा गया, मैं ये कहूंगी कि गिफ्ट में दे दिया टाटा को, क्योंकि विस्टा का प्रोजेक्ट उनको दिया हुआ है, जो पार्लियामेंट्री विस्टा का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा का, और 1 लाख से ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट किया गया था कुछ वर्षों पहले इसी एयरलाइन के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा। वो किसका पैसा है? वो तो गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा है। और फिर जो फ्लीट्स खरीदे गए थे, 111 जहाज खरीदे गए थे, वो भी तो टाटा को इस डील में दे दिए गए, वो भी तो 50,000 करोड़ से ऊपर के थे। तो आप सोच सकते हैं कि फिर 16,000 करोड़ या 18,000 करोड़ तो फिर एक किस्म का गिफ्ट में दे दिया ना टाटास को। और दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं, बीएसएनएल को तो पीट रहे हैं, हमारे टेलीकॉम सेक्टर को पीट रहे हैं कि पैसा नहीं है, उसको मरने के लिए छोड़ रहे हैं। उधर से वोडाफोन के लिए 35% से ज्यादा उसके शेयर खरीद करके वहां सरकार पैसा इन्वेस्ट कर रही है। वो किसके लिए कर रही है? जिस वोडाफोन के ऊपर से 10,000 करोड़ का पहले भी माफी कर चुके हैं, वाजपेयी जी के पीरियड के अंदर भी ये लोग माफ कर चुके हैं। तो देख सकते हैं हम कि हमारे पब्लिक सेक्टर को पीटते हुए प्राइवेट सेक्टर अपने कॉरपोरेट घरानों के मित्रों को मदद करने के लिए सरकार किस तरीके से मुस्तैदी से आगे बढ़ रही है। और इसी तरीके से हमने CEL की, जो यहाँ सैबाबाद के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर की फैक्ट्री है, उसमें तो 1% भी प्राइवेट सेक्टर में शेयर नहीं है, उसको जिस ढंग से, उसकी तो लैंड अलोन, बाकी एसेट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रही, लैंड अलोन 440 करोड़ का है, जमीन केवल, जिसको 210 करोड़ के अंदर उसकी इन्होंने बोली लगाई है। तो इस सारी बैकग्राउंड में और उसके साथ साथ सरकार ने जो श्रम कानूनों पे हमला बोला, जबरदस्ती कोडिफिकेशन किया, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस भी नहीं बुलाई, पार्लियामेंट के अंदर भी डिबेट नहीं होने दिया, उस बैकग्राउंड में जिस तरीके से कोड्स लाए गए, बिना डिस्कशन के उनको पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया, उन कोड्स का जो नुकसान होने वाला है वर्किंग क्लास को, वो भयंकर नुकसान होने वाला है। वो भी महत्वपूर्ण मुद्दा इस 23-24 की हड़ताल का है। और कलेक्टिव बार्गेनिंग को चुनौती दी जा रही है, ट्रेड यूनियंस को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाएगा, उनकी रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल किया जा रहा है, जिस तरीके के नॉर्म्स लाए जा रहे हैं, ट्रेड यूनियंस की डी रिकॉग्निशन को इजी किया जा रहा है, जो लीडर्स हैं ट्रेड यूनियंस के, उनके ऊपर फाइन्स 2 लाख से 10 लाख कर दिए गए हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके ऊपर जो सजा है, फाइन्स हैं, वो रिड्यूस किए गए हैं। इसी तरीके से वेज की डेफिनेशन बदली गई है,
मिनिमम वेज के कंसेप्ट को तिलांजलि देने की बात की जा रही है। केवल जो है वो फ्लोर लेवल वेज की चर्चाएं की जा रही हैं। अगर जिस ढंग से डेफिनेशन वेज की चेंज की जा रही है उसमें तो इनटेक जो घर में ले जाने वाला पैसा होगा वो और कमती हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ का जो कोड है, हमारा माइग्रेंट वर्कर्स ने इतना सफर किया इस पेंडेमिक के पीरियड में, लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट के ऊपर जो सरकारों को काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार तो उस कानून को ही इस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ में मर्ज कर रही है, और 26 उसकी क्लॉजेज हैं, उसमें से सिर्फ 6 क्लॉजेज को शामिल किया गया है। तो इनकी कितनी सीरियसनेस है वर्कर्स के प्रति हम समझ सकते हैं। किसान कह रहे थे हमने ये कानून नहीं मांगे, हमें हमारे पे क्यों थोप रहे? सरकार कह रही थी ये तुम्हारे भले के लिए, और हमने नहीं मांगे ये श्रम कानून के चेंजेस और कोडिफिकेशन, लेकिन सरकार कह रही है कि तुम्हारे भले के लिए हम ये कर रहे हैं। तो हमें इस किस्म का भला नहीं चाहिए जो हमारी 150 वर्षों की जो जद्दोजहद ब्रिटिश पीरियड ऑनवर्ड हमने की, और जिसकी वजह से हम आज तक के जितने लेबर लॉज हैं उनको हम हासिल कर पाए, अंग्रेजी राज में हम यूनियन बनाने को लीगलाइज कर पाए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 लेकर के, और उस उनके पीरियड में हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और मेंटेनेंस के इश्यूज पे 1923 में हम लॉ ले पाए, 1938 में हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ले पाए, हम फैक्ट्रीज एक्ट तो 1886 में ही ले पाए। तो ये जो ब्रिटिश पीरियड के अंदर हिंदुस्तान की वर्किंग क्लास ने पहला नेशनल सेंटर 1920 में बना, लेकिन उससे पहले 40-50 साल की स्ट्रगल थी, लगातार यूनियनाइजेशन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो पहला नेशनल सेंटर AITUC 1920 में बना। तो वो जो उससे पहले का पूरा हिस्सा है स्ट्रगल का, वो तो और भी लंबा है। और हिंदुस्तान में 1827 में पहली स्ट्राइक दर्ज है हमारे आर्काइव्स के अंदर। तो इस देश के मजदूर ने अपनी आवाज ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ और अपने शोषण के विरोध में आवाज उठाते हुए हड़ताल से लड़ाई शुरू की, और हिंदुस्तान की सरकार हड़ताल के ही उस अधिकार को कोड ऑन इंडस्ट्री जो है उसके तहत वो उसको वापस लेना चाहती है। और डिफेंस सेक्टर के लोगों के लिए तो EADS से आ गया, और वो केवल डिफेंस पे नहीं, डिफेंस से रिलेटेड सभी सेक्टर्स में वो एक्सटेंड हो सकता है। एक क्लॉज में लिखा हुआ है कि दिस लॉ कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी अदर प्लेस। तो उस हिसाब से हम ये समझ रहे हैं कि चाहे वो सोशल सिक्योरिटी का कोड हो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ का कोड हो, कोड ऑन इंडस्ट्री हो, कोड ऑन वेजेस हो, ये अल्टीमेटली हमारे 150 से ज्यादा साल के संघर्षों से जो कुछ हमने हासिल किया उसके ऊपर पानी फेरने का एक बहुत बड़ा हमला इस सरकार ने बोला है। और पूरी की पूरी मंशा है इस देश के कॉरपोरेट घरानों की मदद पहुंचाने की, और दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, बिग कॉरपोरेट्स वहां के भी हैं, उनको मदद पहुंचाने की। तो नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश के लोगों के लिए काम नहीं कर रही, मजदूरों किसानों के लिए काम नहीं कर रही, विद्यार्थी नौजवानों के लिए काम नहीं कर रही। मोदी की सरकार अडानीज और अंबानीज के लिए काम कर रही है, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के लिए काम कर रही है, और कॉरपोरेट घरानों को हर किस्म की मदद देने के लिए काम कर रही है। इसलिए सरकार के विरुद्ध ये जो गुस्सा समाज के हर सेक्शन में है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो वो बर्बादी की तरफ ले जाने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है, इनइक्वालिटी तेज हो रही है। 80 बरस पहले जो बहुत अमीर में और एक गरीब में गैप था इनकम का, उस गैप पे हिंदुस्तान वापस पहुंच गया है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 50 बरस में इतना नहीं हुआ जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि गैर बराबरी का हालत तो ये है, जब हमारे वर्कर्स सफर कर रहे थे और हमारी मांग सरकार ने नहीं मानी कि इनकम टैक्स ना पे करने वाली फैमिलीज को 7,500 रुपया हर फैमिली को दो, ताकि कोई भूखो नहीं सोए, अपनी जरूरी जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरा कर सके, लेकिन सरकार ने वो नहीं माना। उस पर्टिकुलर पीरियड में जब हमारा वर्कर बहुत सफर कर रहा था, उस टाइम के अंदर
मिस्टर मुकेश अंबानी ने 128% का प्रॉफिट किया और मिस्टर अडानी ने 480% की अपनी वेल्थ बढ़ाई। और इस पीरियड के अंदर 100 बिलियनियर्स जो थे वो 140 बिलियनियर्स हो गए और इन बिलियनियर्स ने 12.97 लाख करोड़ का बिजनेस किया। और जब सेकेंड वेव चल रही थी, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर बेड्स नहीं मिल रहे थे, रेमडेसिविर 2.5 लाख में बिक रही थी और तरस रहे थे लोग प्रेडनिसोलोन जैसी सस्ती गोली के लिए, मार्केट से गायब थी, उस टाइम भी मिस्टर नरेंद्र मोदी के जो मित्र लोग हैं, ऑलमोस्ट 10 कॉर्पोरेट हाउसेज आउट ऑफ 150 बिलियनियर्स वो मेडिसिन में डील करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन। वो क्या कर रहे थे, हर रोज 500 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे। तो हमने इस देश के लोगों ने क्या देखा, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज एंड आवर वर्कर्स ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए थे, और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग जो किसी ना किसी तरीके से सप्लाई को बना के रखे हुए थे। तो ये पूरा का पूरा वर्कफोर्स जहां मैदान में था, कॉर्पोरेट्स कहाँ थे? जिन कॉर्पोरेट्स के लिए रात दिन नरेंद्र मोदी चिंता में लगे हुए हैं और उन्हीं को सब कुछ उनके हवाले करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि ये सरकार केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय पूंजी का घोड़ा बन गई है और इस देश के कॉर्पोरेट्स का घोड़ा बन गई है, क्योंकि उन्हीं के लिए काम कर रही है। हमारे सामने ये बहुत चिंता का विषय है कि देश की संपदा इस तरीके से अगर बर्बाद की जाती है और पब्लिक सेक्टर को इस तरीके से अगर वाइंड अप कर दिया जाता है, हमारे नेशनल रिसोर्सेज को और नेशनल एसेट्स को फॉरेन और इंडियन ब्रांड कॉर्पोरेट्स के हवाले कर दिया जाता है, तो ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा घातक काम होगा। इसलिए ये 23-24 फरवरी की हड़ताल का देश के लिए महत्व है, आवाम के लिए महत्व है, वर्कर के लिए महत्व है, किसान के लिए महत्व है। और इसके साथ साथ जो सरकार ने एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप्स उठाए, जो यूएपीए का गलत इस्तेमाल किया, एनएसए का किया, सेडिशन लॉ का किया, एनआईए का किया, सीबीआई का किया, ईडी का किया, क्या नहीं कर रहे हैं। इंटिमिडेशन ऑफ जुडिशरी तक इन्होंने पूरे प्रयास लगा रखे हैं और पुलिस सिस्टम का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे समाज के फौजीकरण का एक किस्म का माहौल बनाने की कोशिश इस मोदी सरकार ने की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हमला है, जो हेट्रेड फैलाते हैं, पोलराइजेशन फैलाते हैं, उनको शय मिलती है, सपोर्ट मिलती है, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है सत्ता के द्वारा, ये भी हम देख रहे हैं। तो एक तरफ आप देश को बेचने पे लगे हैं, दूसरी तरफ आप देश को बांटने में लगे हैं, तीसरी तरफ हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, चौथी तरफ माइनॉरिटीज को जीने के उनके जो हक है उनके ऊपर प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रहे हैं। तो इस किस्म के वातावरण में ये हड़ताल केवल और केवल इकोनॉमी के लिए भी नहीं है, के लिए ही नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज हैं उसकी डिफेंस के लिए भी है। और जो सरकार की मूव है आवाजों को गैग करने की, दबाने की, और जो संगठन आवाज उठाएंगे उनको क्रश करने की, ये तो हमें समझ में आता है कि सरकार की इन पॉलिसीज को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किसानों ने चुनौती दी, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ट्रेड यूनियंस चुनौती देते हैं। तो सरकार ने ट्रेड यूनियंस को कुचलने के लिए लेबर कोड का रास्ता अपनाया और पूरा पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तक को वीकन कर गवर्नेंस इटसेल्फ को वीकन किया जा रहा है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो इनका अथॉरिटेरियनिज्म, फासिज्म और नाजिज्म का एजेंडा है इसको ये आगे बढ़ा सके। तो मैं यही कहूंगी कि ये पूरी दुनिया के अंदर देखा गया है कि पेंडेमिक के पीरियड में जो लोगों के हक में खड़ा होने वाली सरकारें थी, उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया। जो केवल और केवल कॉर्पोरेट्स और कैपिटलिज्म के लिए काम करना चाहती थी, उन सरकारों ने अपने अपने देश के अंदर लोगों को दबाने की कोशिश की
और उनके लिए सर्विसेज देने के लिए मैदान में बहुत कम उतरे। तो हिंदुस्तान की सरकार का भी यही हाल था। पैकेजेस तो सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए थे, हमारे वर्कर्स के लिए नहीं थे। बहुत से पॉइंट्स और कहे जा सकते हैं, जिन पॉइंट्स को हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उन सारे पॉइंट्स को वो रखेंगे। मैं चाहूंगी कि मैं इतने पे ही वाइंड अप करने की तरफ बढ़ते हुए केवल मैं ये कह सकूं कि हमारे देश के अंदर एक नया डिस्कोर्स जो चल रहा है कि हम तो जी 4 दिन का हफ्ता कर देंगे, हफ्ते में 4 दिन का काम, बहुत रेवोल्यूशनरी काम करने वाले, पर हफ्ते के 48 घंटे तो रिड्यूस नहीं कर रहे, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ला रहे हैं और 48 घंटे तो रिड्यूस नहीं कर रहे हफ्ते के। तो 48 घंटे अगर रिड्यूस नहीं कर रहे तो इनडायरेक्टली आप फिर 4 दिन के मतलब कि 12 घंटे काम लेना चाहते हैं। ये भी बहस में चल रहा है, डिस्कोर्स में चल रहा है। तो हमारे सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, लड़ाई और लड़ाई और लड़ाई और तेज लड़ाई, वो ही एक रास्ता है। तो आज वर्किंग क्लास ने वो करना है जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया किया, इस पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में करना है। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में हम लोग अपने आजादी के आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण अंग थे, लड़े थे, शहादतें हासिल की थी, संघर्ष का रास्ता दिखाया था और फ्रीडम मूवमेंट को मजबूत किया था। ये हमारा रास्ता था और लड़ करके हमने अधिकार लिए, किसी ने हमें तश्तरी ने नहीं दिए, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया था और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर भी हम लोगों ने सड़कों में भी और लेजिस्लेशंस में भी और पार्लियामेंट में भी दोनों जगह पे मूवमेंट और आवाज को तेज रखा, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित उन कानूनों को हम हासिल कर पाए। तो ये सारा का सारा अगर मोदी की सरकार समझती है कि रोल बैक करके हमें ब्रिटिश राज में फेंक देंगे, तो मोदी सरकार को ये बताना जरूरी है, तुम मत समझो तुम इनविंसिबल हो। किसान आंदोलन ने दिखा दिया कि तुम्हें भेदा जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, घुटने टिकवाए जा सकते हैं, थूक करके चटवाया भी जा सकता है तुमसे, ये उन्होंने दिखाया है। तो अब मजदूरों और किसानों की एकता के जरिए से हड़ताल, और उसके बाद अगर उसके बाद फ्यूचर की बात हम करते हैं तो हमने क्या नाम दिया है, हमने मिशन इंडिया इसको कहा है। मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड, कई मिशंस आएंगे बीच में, वो पड़ाव हैं अलग अलग। और 23-24 फरवरी की हड़ताल भी एक किस्म का एक बिगिनिंग है, 2024 तक काउंटडाउन चलता रहेगा और उसके साथ साथ 2024 के बाद भी मिशन इंडिया का प्रोजेक्ट है कि वी हैव टू अनडू व्हाटएवर मिस्चीवियस थिंग्स दे हैव डन, उसको अगर हमें क्लियर करना है और सही मायने में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ के प्रोड्यूसर्स हैं हमारे वर्कर्स, जो सर्विस गिवर्स हैं हमारे वर्कर्स और एम्प्लॉइज, उनको पूरा जस्टिस, पूरा न्याय हमारी आर्थिक व्यवस्था में मिल सके, वो लड़ाई मिशन इंडिया लड़ाई है। इसलिए हम 23-24 की फरवरी की हड़ताल को एक बिगिनिंग स्टेप कहेंगे इस 2022 का, और उसको फिर बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। और बहुत से प्रश्न, बहुत से मुद्दे हमने यूनियंस को कहा है अपने अपने जोड़िए, मांग पत्र के अंदर, पोस्टर के अंदर, लीफलेट्स के अंदर, अपने प्रोपेगेंडा के अंदर अपने अपने सेक्टर की डिमांड्स भी जोड़िए। कॉमन डिमांड्स जो हमारी कन्वेंशन ने दी है उसको लीजिए और फिर अपने सेक्टर की डिमांड्स जोड़िए और नीचे तक कैंपेन में उतर जाइए। किसानों की तरह समझ जाइए कि किसानों ने समझा लिया था कि क्यों 3 कानून जाने चाहिए और ट्रेड यूनियंस ने भी पॉपुलराइज किया उनकी इस बात को। तो अब हमें पॉपुलराइज करना है इस चीज को कि हम क्यों सड़कों पे उतर करके हर रिस्क लेकर के इन आंदोलनों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल के बाद भी अपने आंदोलनों को तेज करेंगे। इस मैसेज को नीचे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और इसलिए मैं ये कहूंगी कि इस वेबिनार का महत्व है। बहुत लोग जुड़ गए हैं इसमें, मैं देख रही हूँ 435 के करीब लोग साथी जुड़ चुके हैं और अभी भी गिनती बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो जुड़ रहे हैं साथी, ये अलग अलग सेक्टर के साथी, लीडिंग साथी जुड़ रहे हैं, तो हम सबकी फिर कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है 23 और 24 फरवरी की हड़ताल को नॉट ओनली मेमोरेबल बनाने की,
लेकिन एक सेटिंग द बॉल रोलिंग इस टाइप की हड़ताल हो जाए कि उसके बाद रुकने का और थमने का हम नाम नहीं लेंगे, और फिर मोदी को इस लड़ाई के सामने अपना झोला ढूंढना पड़ेगा कि वो अपना झोला ढूंढे जिसकी वो बात किया करते हैं, और इस देश को हम बर्बाद होने से बचा सकें। वो अपना झोला लें और उनको जहां जाना है जाएं। हमारे मुल्क का जो सौदा वो कर रहे हैं वो सौदा हम होने नहीं देंगे, और जो हमला बोल रहे हैं, आवाजों को गैग कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। इस जज्बे के साथ हम इस हड़ताल में उतरे हैं, और ये कलेक्टिव एफर्ट से ही कामयाब होगी, नॉट बाय वन और टू यूनियंस। सभी की एफर्ट से ही ये हड़ताल कामयाब होगी, और मुझे पूरी यकीन है कि हम इस हड़ताल को कामयाब बनाएंगे। मैं अपनी बात को यही रोक लेती हूँ। थैंक यू कॉमरेड।